प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10th का। ये जो है जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिए, क्योंकि इस चैनल पे फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है और परीक्षा का बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार किया जा रहा है। हम आपके उपलब्ध आपके सहायता में उपस्थित है और साथ ही साथ हमारे टेक्निकल टीम जितने भी हैं, PDF स्लाइड बनाने वाले हमारे टेक्निकल टीम सभी आप सभी के सेवा में उपस्थित है। इसीलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप लोग लगातार इस क्लास को करने का प्रयास करिएगा। एक बेहतरीन क्लास ये साबित होगा यदि आप करते हैं तो डेली। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब करवाया जाएगा और परीक्षा के साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी ध्यान में रख करके उसका तैयारी करवाया जाएगा। क्या आप लोग को उम्मीद नहीं है? क्या आप लोग को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या नहीं? यदि चाहते हैं तो ये क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में, जो भी बच्चे हैं जो कि क्लास 10 में और एग्जाम देंगे 2026 में, तो आप लोग जरूर यहाँ से ज्वाइन करने के लिए कहें। उससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये क्लास फिजिक्स का जो है ये आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। इससे 2 क्लास पहले ले चुके हैं, वैसे तो 4 क्लास ये होगा चौथा, लेकिन तीसरा क्लास मानते हैं क्योंकि एक क्लास में मैंने ये बताया था आपको फिजिक्स किस तरह से पढ़ाया जाएगा। उस क्लास को यदि गिनती नहीं करते हैं तो ये जो फिजिक्स का तीसरा क्लास है, यानी फिजिक्स का हम मान के चलें कि ये तीसरा लेक्चर आज की क्लास में होने जा रहा है। तो आप लोग से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूंगा कि क्लास को कंटिन्यू करेगा। चलिए, हर दिन के भांति आज भी मैं आप सभी के सामने में एक मोटिवेशन लाइन बोलने जा रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, ताकि आपके शरीर में पढ़ाई से ध्यान जो भटकता है वह ध्यान नहीं भटकेगा। आइए यहाँ आज के मोटिवेशन को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखने का थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे। थोड़ा सा कहाँ है? ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइनिंग आपको दिखाई अभी नहीं पड़ रहे होंगे, थोड़ा सा इनको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको लाइनिंग जो है दिखाई पड़ने लगेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये लाइनिंग जो है आपके सामने में दिखाई पड़ रहे होंगे एक बेहतरीन तरीका से। चलिए, तो थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार ये लाइन आपके लिए मैंने लिखा हूँ। और देखिए, ये जो ढूंढ करके मैं लाता हूँ और कहता हूँ कि इस बच्चे को ताकि मनोबल गिरे नहीं, ताकि पढ़ाई में मन लगे, ताकि मैं इसलिए आपके लिए काम कर रहा। हर रोज़ मैं काम करता हूँ आपके लिए, दिन रात मेहनत करता हूँ। इसीलिए क्लास को शेयर करने के लिए न भूलिएगा, ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। और ये अपने दोस्त जितना भी है, फ्रेंड जो भी क्लास है यानी क्लास 10 में इस बार तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस क्लास को भेजने का प्रयास करिएगा। चलिए, आज के लाइन को थोड़ा सा देखते करते। किस्मत से ज़्यादा नहीं, किस्मत से ज़्यादा नहीं, मेहनत से कम भी नहीं। किस्मत से हम बात करेंगे, यहाँ का कह रहा है किस्मत से ज़्यादा नहीं, मेहनत से कम भी नहीं मिलेगा। कह रहा है किस्मत से ज़्यादा भी नहीं, मेहनत से कम भी नहीं मिलेगा। हर सवाल का जवाब तुम में छुपा है, यानी हर सवाल जो है ना, जवाब जो है तुम में छुपा है। ज़रूरत है तो बस भरोसे की, ज़रूरत है पर भरोसे की, एकदम भरोसे करके विश्वास करके जुड़े रहना है। अब यहाँ देखिए, और लगातार कोशिश की, क्या भरोसे की और लगातार कोशिश की। देखिएगा, जो लगातार मेहनत करते हैं वही सफल पाते हैं। ये नहीं कि आज 10 घंटा हम काम कर रहे हैं, कल 1 घंटा नहीं किए, ऐसा में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए, आज की क्लास कल की जीत का रास्ता है। यदि आज आप क्लास कर रहे हैं तो कल जरूर आपका जीत की रास्ता वो बनेगा। इसीलिए डेली क्लास करिएगा। इस लाइन को सुनने के बाद डेली क्लास अपने आप में एक हिम्मत से करिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। यहां से स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं पिछले क्लास में जहां तक मैंने पढ़ा दिया हूं उससे आगे आज की क्लास में लेने जा रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होती है इस क्लास को, उससे आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी तुरंत।
किधर चल गया, बिल्कुल देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, और विशेष जानकारी मैंने दिए थे एक बेहतरीन तरीका से। और आज का क्लास ये जो होने जा रहा है, इससे आगे का क्लास हम देखेंगे, आज की क्लास इससे आगे का क्लास होने जा रहा है एक बेहतरीन तरीका से। जरूर समझने का आप प्रयास करिएगा इस क्लास को। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कह रहा प्रकाश के परावर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द। देखिए प्रकाश के परावर्तन से कुछ महत्वपूर्ण शब्द जुड़े हुए हैं, उनके महत्वपूर्ण शब्द को आज हम देखेंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन से महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन जुड़े, यहाँ पर देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन वह सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आकर वापस लौटती है। परावर्तक सतह देखिए, कह रहा है परावर्तक सतह वह सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आकर वापस लौटती है। मान लीजिए ये प्रकाश का परावर्तक सतह है, इस पे आया प्रकाश और लौटा, यानी जिस सतह पे प्रकाश आकर लौट जाता है वही सतह तो प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा आपतित किरण, यानी क्या आपतित किरण देखिए कह रहा जो किरण परावर्तक सतह पर निर्भर है, कह रहा जो किरण परावर्तक सतह पर निर्भर, जो कहाँ है, जो किरण परावर्तक सतह पर गिरती है, कारण जो किरण परावर्तक सतह पर गिरती है, ये देखिए आपतित किरण उसी को कहेंगे हम, जैसे किधरों से प्रकाश आकर के यहाँ पे आया ना, इसी किरण को आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण जैसे यहाँ पे आया किरण, ये किरण और ये जो लौट गया, तो इसी किरण को लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, यानी प्रकाश के सतह यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। चलिए यहाँ पे इसको देखेंगे, जो किरण सतह से टकरा को वापस लौट जाती है, यानी उसे क्या कहेंगे? वापस लौट जाना। परावर्तित किरण आना, आपतित, आपतित से आना, परावर्तित में जाना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अब इस बिंदु को थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए चौथा नंबर में क्या है? आपतन बिंदु क्या चीज़ है। बिल्कुल इस लाइन को समझाने का मैं प्रयास करूँगी बेहतरीन तरीका से। देखिए सतह का वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें गिरती है, आपतन बिंदु। एक बात समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो यह परावर्तक सतह है, इसे कहते हैं परावर्तक सतह, और यहाँ से किरण आया तो आप जानते हैं ये किरण यदि आया तो ये क्या हुआ? परावर्तित, आपतित किरण आया तो आपतित किरण, देखिए यहाँ पर हम लिख देते ये क्या हुआ? आपतित किरण हुआ, आपतित या आपतित किरण। और यदि यहाँ से ये किरण लौटा तो इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और देखिए इस बिंदु को यहाँ पे जहाँ से ये बिंदु गिरती है और जाती है, इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब, देखिए आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई लाइन, यदि इस लाइन पे एक लाइन खींच देते बीचों बीच इन दोनों के बीच में, तो इसी क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और यही होता है, एक होता है आपतन के कोण, एक होता है परावर्तन कोण। इसी को दो भागों में ये बट गया। देखिए ध्यान से देखिए, दो भागों में इसमें लाइन जो डाल दिए तो दो भागों में इसमें बट गया। ये क्या बना? आपतित किरण, और यह बन गया परावर्तित किरण। अब यहाँ देखिए आपतन कोण, ये या आपतन कोण, इन दोनों के बीच में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण जरा सा देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। थोड़ा सा एक बार इस इमेजनरी को फिर से ध्यान से हम बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप भूले नहीं। यहाँ पे देख लेते, थोड़ा सा इरेजर का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करिए। जैसे मान लो ये है परावर्तक सतह, और यहाँ से किरण आई, ये आपतित किरण हो गया, और ये लौट गई तो ये परावर्तित किरण हो गया, और इस पे एक लंब डाला जाता है, इसे कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे यही वाला अभिलंब इसे कहते हैं। इस लाइनिंग को डाल दिए तो ये हो गया आने वाली किरण और अभिलंब के बीच ये हुआ आपतन कोण। ये क्या हुआ? आपतन कोण, यानी यही वाला कोण जिसे कहते हैं आपतन वाला कोण। और ये दोनों के बीच में ये कहा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इस बिंदु को आपतन, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते। ठीक, सभी बातों को आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीका से। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक एक बात को आप समझ पाए होंगे।
अब यहाँ देखिए अगला स्टेप पे चलते हैं। यहाँ देखिए इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त तरीका से मैंने सजा कर लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ देखिए कहते हैं पहला नियम और दूसरा नियम होता है। पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए आप कहिएगा कैसे? देखिए ये हुआ आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही जगह होता है, एक ही तल में होता है। इसलिए कहता है प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कोण कहता है कि आपतन कोण आई और हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। देखिए यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। कैसे? देखिए इस कोण को, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, इस कोण को आर से सूचित किया जाता है। यानी जितना ये अभिलंब जो डाला ना, बीचों बीच डाला गया ना, अभिलंब जो डाला गया, क्या डाला गया है? बीचों बीच डाला गया। इसी को कहते हैं आपतन कोण, इसी को और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये इसीलिए कहता है कि दूसरा नियम कहता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। यानी आपस में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से इन बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखने का प्रयास करते हैं हम जरा सा। कहता है कि जब, यहाँ देखिए, कारण जब कोई आपतित किरण किसी सतह से परावर्तित होती है, कारण जब कोई आपतित किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो आपतन किरण के बढ़ाए गए भाग को परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। फिर से समझिए जिस बात को। जब कोई आपतित किरण किसी सतह से परावर्तित होती है, यानी सतह से परावर्तित होती है, तो आपतन किरण के बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बढ़ाए गए कोण को क्या कहते हैं? विचलन। जैसे मैं यहाँ पर है परावर्तक सतह, इस कोण से इस कोण से, और यहाँ से इसको बढ़ा दिए, इसको यहाँ से बढ़ा दिए। यहाँ तो कोई न कोई कोण बनाना, कोई न कोई कोण बन गया ना, तो ये कोण कौन सा? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण। विचलन कोण को क्या कहते हैं? ये सूत्र डेल्टा से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है विचलन, डेल्टा बराबर सूत्र क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i होता है, यानी आई का मतलब आपतन कोण होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब विचलन कोण को बनाने के 2 तरीके होते हैं। घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ गया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक होता है घड़ी की दिशा में, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। एक होता है घड़ी की दिशा में, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। क्या प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन लिखा गया, ये क्या है? क्वेश्चन लिखा गया प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी सतह से परावर्तित और आपतित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलने का आभास देती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए इस लाइन को जरा सा समझने का प्रयास करें। प्रतिबिंब के प्रकार देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज़ है। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज़ है। पहला नंबर को देखिए, कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज़ है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है देखिए, और तो वहाँ बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। उदाहरण में अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस के से बाहर होती जाती है। यानी देखिए इस लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब दर्पण वस्तु जो होता है फोकस के बाहर होता है, दर्पण क्या कि फोकस के बाहर हो जाएगा ना, तब यहाँ बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करिए। काल्पनिक है, देखो नामे से काल्पनिक मतलब कल्पना करना। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं मिलती है। मिलती हुई तो प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं मिलती है, इसे क्या कहेंगे? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण में क्या होता है? बनने वाला प्रतिबिंब। थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें एक बेहतरीन तरीका। वास्तविक प्रतिबिंब
काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताने के लिए आपको कहा जा रहा है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप समझने का प्रयास करिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लगा दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब देख लीजिए यहाँ पे, यह असली किरणें से मिलने से बनता है, यह असली किरणें से मिलने से बनता है, यह हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक दर्पण के सामने बनता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, यह किरणें के फैलाव से बनता है, यह हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल अंतर देखिए फिर से कह रहा है यह असली किरणें के मिलने से बनता है, ये क्या बनता है, यह किरणें के फैलाव से बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। उसके बाद ये इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक मिनट देखिए, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के वो सामने बनता है, यह पीछे बनता है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका से इस बात को आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए आप क्या है, विपरिवर्तन क्या है, देखेंगे कि विपरिवर्तन क्या चीज़ है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप देखने का प्रयास करिएगा कि विपरिवर्तन क्या होता है। बहुत ही देखिए समझने का प्रयास करिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा विपरिवर्तन होता क्या। यहाँ देखिए कर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर के ऊपर या नीचे दिशा में पलट जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विपरिवर्तन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विपरिवर्तन कहेंगे। करा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर के ऊपर नीचे दिशा में पलट जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विपरिवर्तन कहेंगे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा पार्श्विक विपरिवर्तन क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इस लाइन को। अभी कर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बाएं और दाएं में उलट जाता है, क्या होता है, बाएं और दाएं में उलट जाता है तो इसे क्या कहेंगे, पार्श्विक विपरिवर्तन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, पार्श्विक विपरिवर्तन कहेंगे। दर्पण क्या होता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास कीजिए कि दर्पण क्या होता है। यहाँ देखिए चिकनी और चमकदार सतह जो प्रकाश को प्रतिबिंब करती है, प्रकाश की क्या करती है, प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, उसे दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण वैसा कह सकते हैं चिकनी और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन को वापस कर देती है उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। चिकनी और चमकदार सतह जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है दर्पण कहलाता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण होता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे यानी समतल दर्पण क्या चीज़ होता है। समतल दर्पण के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखेंगे आखिर समतल दर्पण क्या चीज़ होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा आखिर समतल दर्पण होता क्या चीज़ है। यहाँ देखिए कह जिस दर्पण की सतह से समतल होती है, जिस दर्पण की सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तक सतह समतल हो ना, जिसका सतह समतल हो ना, रुकरा टुकरा नहीं हो, पूरा प्लेन हो, उसी को तो समतल दर्पण कहेंगे। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है। हमेशा देखिए समतल दर्पण हमेशा वस्तु जितना टावक रहेगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी को 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। कैसे आप कहिएगा, कैसे देखिए यहाँ पे दर्पण रखा है, यहाँ से वस्तु 10 मीटर पर रखा हुआ है, यहाँ भी 10 मीटर प्रतिबिंब, इनको और इनको बीच में दूरी कितना बनेगी, तो 20 दोनों मिलकर 10-10 मिलकर के 20 बन जाएगा। 10-10 मिलकर क्या बनेगा, 20 मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हम नहीं चाहता हूं कि एक दिन में आपको क्लास में बोर कर दिया जाए। हम चाहता हूं कि आप छोटे छोटे वीडियो से आप जो है ना छोटे वीडियो से मतलब थोड़ा पढ़ के आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर ले। मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब ढेर सारा जो आप यहाँ पे करते जाइए 1 घंटा में 2 घंटा में। देखिए मैं जो क्लास में बात नहीं करता हूँ, आपसे कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा पढ़ाने पर ध्यान रखता हूँ। देखिएगा दूसरा टीचर भी कहीं हम नहीं बात करेंगे अभी दूसरा टीचर क्या है नहीं है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं देखिए कम नहीं बताया हूँ, आज मैंने बताते रहा हमेशा आपको। और 20 मिनट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। 20 मिनट का मेरा यह क्लास होता प्रत्येक दिन। मैं नहीं चाहता आपकी कि गुना दो आप प्रेशर बढ़ जाए, ऐसा नहीं चाहता। थोड़ा वीडियो मैं करके आपको अपलोड कर देता हूँ और आपको पढ़िए। PDF तो फ्री है भाई, PDF ले जाइए यहाँ से, फ्री में पढ़िए, मुफ्त में पढ़िए, आपको कोई रुपया पैसा देने का टेंशन ही नहीं है। तो चलिए यहाँ से ग्रुप में जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय।